पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के प्रतिफल का नियम की हम बात करने वाले हैं। इसका एक ही नाम है, इसके परिवर्ती अनुपात की तरह तीन तीन नाम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है दीर्घकाल में क्या होता है, ये जो है दीर्घकाल में लागू होता है, ठीक है। और दीर्घकाल में जो है बेटा, हम दीर्घकाल में हम चाहे स्थिर साधन हो चाहे हमारे परिवर्ती साधन हो, हम दोनों के दोनों साधनों को क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों साधनों को बदल सकते हैं। और दोनों के दोनों साधनों को बदलकर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने उत्पादन को बढ़ा और घटा सकते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में हम दोनों ही साधन को बदल सकते हैं। इसलिए बेसिकली ये कहा जाता है कि दीर्घकाल के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, क्योंकि सभी साधन बदल सकते हैं, स्थिर वाले भी और परिवर्ती वाले भी, तो दीर्घकाल में सारे साधन जो हैं वो बेसिकली परिवर्ती ही रहते हैं। दीर्घकाल में स्थिर परिवर्ती ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होता है। तो आखिर ये पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या है कि भाई जब दीर्घकाल के अंदर अब आपके सारे के सारे साधनों को बदलकर, जब आप सारे के सारे साधनों को बदलकर जब उत्पादन बढ़ाते हो तो उसे भाई पैमाने के प्रतिफल का नियम जो है कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे बेटा परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल के अंदर जो है तीन तरीके की अवस्थाएं होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर भी जो है तीन तरीके की अवस्थाएं होती हैं। पहला जो है वो है वर्धमान, जिसको जो है बढ़ते प्रतिफल के नाम से जो है जाना जाता है। दूसरी जो इसके अंदर अवस्था होती है इसको हम कहते हैं स्थिर प्रतिफल। और तीसरी जो इसके अंदर अवस्था होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल। ये तीन तरीके की अवस्थाएं इसके अंदर हमको जो है देखने के लिए मिलती हैं। इसी को हम जो है घटते प्रतिफल भी कह सकते हैं। बेटा परिवर्ती अनुपात के अंदर तीन अवस्थाएं अलग होती हैं और इसके अंदर अलग हैं। परिवर्ती में मैंने आपको क्या क्या बताया था, परिवर्ती के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो पहली अवस्था होती है, मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर जो पहली अवस्था होती है ये होती है बढ़ते प्रतिफल, दूसरी अवस्था होती है ह्रासमान प्रतिफल और तीसरी अवस्था होती है ऋणात्मक प्रतिफल। इसकी तीन अवस्थाएं अलग हैं। बढ़ते को वर्धमान कहते हैं, ह्रासमान को उत्पत्ति का ह्रास नियम भी कहते हैं या घटते प्रतिफल भी कहते हैं, और इसकी तीसरी कौन सी होती है, ऋणात्मक। इसमें बढ़ते, घटते और ऋणात्मक आती है, जबकि यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बढ़ते, स्थिर और घटते। इसमें ये तीन तरीके की अवस्थाएं आती हैं। इसमें ऋणात्मक प्रतिफल नहीं होता, पहले बढ़ते फिर स्थिर और फिर ह्रासमान इसके अंदर आता है। अब बात करते हैं कि भाई ये तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं, क्या क्या इसके अंदर करना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो है टेबल बनाते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कौन सी होती है और स्थिर प्रतिफल की अवस्था कौन सी होती है और घटते प्रतिफल की अवस्था जो है कौन सी होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा, सबसे पहले एक टेबल बनानी है आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे साधनों का पैमाना, ठीक है, ये आप लिख देंगे यहाँ पे साधनों का पैमाना, और यहाँ पे आप लिख देंगे टीपी, और यहाँ पे आप लिख देंगे एमपी। टीपी को टीपीपी भी कहते हैं, एमपी को एमपीपी भी कहते हैं। टीपी को टीपीपी भी कहते हैं, एमपी को एमपीपी जो है एमपीपी जो है कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको जो बनाना है, जैसे मान लीजिए पहले मेरे पास दो श्रमिक थे और मेरे पास एक मशीन थी। दो श्रमिक हैं और एक मशीन है, ठीक है, दो श्रमिक और एक मशीन। आपको बेटा क्या करना है, पहले वाले में देखो जो ने परिवर्ती में बनाई थी वहाँ पे हमने स्थिर साधनों को हम नहीं बदल लेते। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, स्थिर साधन जो कि फिक्स था, 1 एकड़। मैं केवल परिवर्ती साधन को बदल रहा था, श्रमिक को, भूमि को नहीं बदल रहा था, या मशीन कह सकते हो। यहाँ पे एक ही मशीन थी हमारे पास या 1 एकड़ ज़मीन थी, क्योंकि वो अल्पकाल में लागू होता है, वहाँ पे हम स्थिर साधन को बदल ही नहीं सकते। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दीर्घकाल की, तो दीर्घकाल के अंदर अब तो भाई सब कुछ बदल सकता है, भूमि, मशीन, श्रम, श्रमिक सब कुछ बदल सकता है। तो मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये मैंने बना दिए।
ये इतने में श्रमिक जो है बढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है। और श्रमिक के साथ साथ मैं जो है, अब मैं क्योंकि दीर्घकाल की बात कर रहा हूँ तो मैं अब मशीन भी, भूमि वगैरह मैं सब कुछ बढ़ा सकता हूँ। पहले मेरे पास एक मशीन थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 6, 7, 8, 9, 10। मैं यहाँ पे मशीन भी बढ़ा सकता हूँ। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में जब मैं परिवर्ती अनुपात कर रहा था वहाँ पे मैं भूमि को या मशीन वगैरह को नहीं बढ़ा रहा था, क्योंकि वो अल्पकाल था, वहाँ पे मैं उसको नहीं बढ़ा सकता। जो मशीन होती है बेटा वो स्थिर साधन है, वो अल्पकाल में नहीं बढ़ सकती, वो जो है वो केवल दीर्घकाल में ही बढ़ती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मशीन भी चेंज हो रही है या श्रमिक भी चेंज हो रहा है। वहाँ पे टेबल किस तरीके से बनानी है वो मैंने आपको बताया था कि टीपी का गैप पहले बढ़ते हुए लेना है, फिर घटते हुए लेना है, और फिर जो है फिर अंत में गिरा देना है, ऋणात्मक कर देना है। और यहाँ पे भी मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करना है, कैसे बनाना है आपको। पहले आपको एमपी भरना है, यहाँ पे एमपी को फिलअप कीजिएगा। कैसे करना है, पहले बढ़ता हुआ, मान लो 200, 300, 400, 500, पहले ऐसे लिख दिएगा, पहले बढ़ता हुआ लिख दिया 200, 300, 400, 500, ठीक है। पहली अवस्था मैंने क्या बताई है बेटा इसके अंदर आपको, पहली अवस्था मैंने इसमें आपको बताई है, पहला है बढ़ते प्रतिफल, तो पहला बढ़ते प्रतिफल लिख दिया, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया सबसे पहला बढ़ते, ठीक है। फिर मैंने बोला दूसरी अवस्था कौन सी होती है भाई, दूसरी अवस्था मैंने बोला इसके अंदर होती है स्थिर प्रतिफल, घटते नहीं होती, स्थिर। तो दूसरे में क्या लिख देंगे 500, 500, मतलब कि जो पहले था उतना ही रहेगा। ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी स्थिर। और तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है इसके अंदर ह्रासमान, अब घटता हुआ लिख देना है, जैसे कि लाइक 400, 300, 200, 100, अब घटता हुआ लिख दिया। तो ये हो गया आपका घटते हुए या ह्रासमान। तो देखो कितनी ईजी से अब आप टीपी निकाल सकते हो। पहले बढ़ता हुआ लिखा, फिर स्थिर लिखा, और फिर घटता हुआ लिखा। क्यों लिखा है ऐसा हमने, क्योंकि बेटा मैंने इसके अंदर बताया कि इसके अंदर ये वाली जो है 3 तरीके की अवस्थाएं जो हैं ये इसके अंदर हमको देखने के लिए मिलती है। अब टीपी की बात करें तो टीपी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, एक ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एमपी, ये एक टीपी का फॉर्मूला होता है, या एपी इंटू में क्यू भी होता है, ये वाला भी होता है एपी इंटू में क्यू, या सिग्मा एमपी भी होता है। तो अभी यहाँ पे एपी तो है नहीं बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हमारे पास एमपी है। तो मैं कैसे निकालूंगा इससे टीपी, अगर सोचो टीपी होता तो मैं नीचे से माइनस करता रहता हूँ तो एमपी निकल जाता है। लेकिन अब मेरे पास एमपी और मुझे टीपी निकालना है। ये सिग्मा एमपी का मतलब क्या है, मुझे जोड़ना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, जोड़। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, पहले लिख देंगे 200, ठीक है। अब क्या करेंगे, 200 में 300 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 500, 500 में 400 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 900, 900 में 500 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1400, 1400 में 500 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1900, 1900 में 500 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2400, 2400 में 400 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2800, 2800 में 300 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3100, 3100 में 200 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3300, 3300 में 100 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3400। बन गई टेबल। तो कितनी इजीली हमने टीपी और एमपी और तीनों अवस्थाएं, बढ़ते, स्थिर और घटते, ये तीनों अवस्थाएं यहाँ पे लागू हो गई। और यहाँ पे मैं श्रमिक क्या होता है, श्रमिक होता है बेटा परिवर्ती वाला, और मशीन क्या होता है, मशीन होता है स्थिर वाला। मैं यहाँ पे दोनों को बदल रहा हूँ, देखो श्रमिक भी बदल रहे हैं। 2 श्रमिक एक मशीन मिलके टोटल 200 का उत्पादन कर रहे थे, फिर 4 श्रमिक 2 मशीनें मिलकर इतना उत्पादन कर रहे हैं, 6 श्रमिक 3 मशीनें मिलकर इतना उत्पादन कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सारे साधन बदल के अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल का नियम, क्योंकि हम यहाँ पे सभी साधनों को बदल रहे हैं। तो ये तो टेबल हो गई, ये इसकी अवस्थाएं हो गई। बढ़ते प्रतिफल क्या होता है, बढ़ते प्रतिफल का मतलब ये होता है, बढ़ते प्रतिफल का मैं यहाँ पे एक बारी बता देता हूँ आपको, बढ़ते प्रतिफल किसको कहते हैं और स्थिर प्रतिफल किसको कहते हैं, ये ज़रा ध्यान से समझेंगे बेटा। मैंने आपको ये बताया था कि एक चीज़ होती है बेटा इनपुट, इनपुट को हम क्या कहते हैं, आगत, और एक चीज़ होती है आपकी आउटपुट, आउटपुट को क्या कहते हैं, आउटपुट को कहते हैं निर्गत, ठीक है। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब मैंने आपको बोला कि भाई जो भी आपका साधन जो भी होते हैं, अब वो कोई सा भी हो सकते हैं, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है साधन, ये कह सकते हो, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है साधन, और आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो भी वस्तु, जो भी तैयार माल आपका बना है उसको हम कहते हैं तैयार वस्तु या तैयार माल, कुछ भी कह सकते हो।
ये क्या होता है, ये होता है आउटपुट। तो वर्धमान प्रतिफल का मतलब क्या होता है, वर्धमान प्रतिफल का मतलब ये होता है कि जब आपने जिस रेट आपने जो इनपुट है वो कम लगाया और आउटपुट के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली, मतलब कि कच्चा माल जैसे इनपुट में मान लीजिए आपने जो है 100% की इंक्रीमेंट कर दी, लेकिन आउटपुट जो है बेटा वो 200 से बढ़ गया। मतलब कहने का ये है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए जरा कॉन्सेप्ट समझिए ज़रा। एक मशीन और 2 श्रमिक मिलके क्या कर रहे थे, 100 वस्तु बना रहे थे, ठीक है। अगर मैं 2 मशीन कर दूं और 4 श्रमिक कर दूं तो होना चाहिए कायदे में 200, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में मैंने डबल कर दी ना, मशीन भी डबल कर दी और श्रमिक भी डबल कर दिया। लेकिन अगर बेटा ये 200 से अगर ये और ज़्यादा हो जाए, मान लो ये 300 हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्धमान प्रतिफल। मतलब ये क्या है, ये मेरे साधन है, स्थिर या परिवर्ती कोई भी हो, मैंने अपने इन साधनों के अंदर, इनपुट्स के अंदर जितना चेंज किया आउटपुट में उससे ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो उसको कहते हैं वर्धमान। और जब इनपुट का चेंज बराबर होता है आउटपुट के चेंज के, कि जितना इनपुट किया उतना ही आउटपुट किया, मतलब कि एक मशीन 2 लेबर मिलके 100 वस्तु बना रहे थे, अगर मैं मशीन भी एक बढ़ा दूँ, श्रमिक भी डबल कर दूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 200 ही आएगा, उतना ही चेंज। जितना इनपुट में किया उतना ही जब आउटपुट के अंदर चेंज आता है तो वो स्थिर होता है। और जब आपका इनपुट का जो चेंज है वो ग्रेटर देन होता है आउटपुट के चेंज से, तो जैसे कि भाई एक मशीन 2 लेबर मिलके 100 वस्तु बना रहे थे, मशीन भी मैंने डबल कर दी, लेबर भी मैंने डबल कर दी, होना चाहिए था 200, पता चला कितना हो गया 180। मतलब उतना चेंज नहीं आया जितना मैंने अपने इनपुट में करा था। इनपुट तो मैंने 100% से डबल कर दिए, लेकिन आउटपुट में 80% से ही चेंज आया है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल। अगर इनपुट का चेंज कम है आउटपुट से तो बढ़ते प्रतिफल, बराबर है तो स्थिर प्रतिफल, और अगर इनपुट का ज़्यादा है आउटपुट से तो उसको कहते हैं घटते प्रतिफल। अब आती है बात इसके चित्र की। इसके चित्र जो है, इसमें चित्र में बेटा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। इसके चित्र जो है कई सारे तरीके से आप बेटा बना सकते हो। इसके चित्र बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका इसका ये है, केस 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप इसका चित्र इस तरीके से भी बना सकते हो सकता है आपकी बुक में ये वाला चित्र ना बना हुआ हो। पहला जो इसका चित्र है आप इस तरीके से बना सकते हो, ये सबसे इजी चित्र है बेटा इसका, x y z 0, और यहाँ पे आप लिख देंगे MPP और यहाँ पे लिख देंगे आप साधन। पहली अवस्था क्या है, पहली अवस्था बढ़ते प्रतिफल है, तो बढ़ते प्रतिफल की कैसे बना दोगे, ऐसे। दूसरी स्थिर है तो दूसरी कैसे बना दोगे, ऐसे। तीसरी घटते है तो घटते की कैसे बना दोगे, घटते की ऐसे बना दोगे, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे MPP, यहाँ पे लिख दीजिए बढ़ते प्रतिफल, यहाँ पे लिख दीजिए स्थिर प्रतिफल, और यहाँ पे लिख दीजिए आप घटते, यहाँ पे लिख दीजिए आप घटते प्रतिफल। ये इसका बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, आप ये वाला भी बना सकते हो, लेकिन ये वाला डायग्राम आपकी बुक्स के अंदर शायद ही जो है बना हुआ होगा, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, ये वाला डायग्राम नहीं है, बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं केस 2 की, और कैसा डायग्राम बन सकता है इसका, ऑल्टरनेटिव है ये वाला भी बना सकते हो, जौन सा आसान लगे आपको आप वो वाला डायग्राम जो है बना सकते हो बेटा। दूसरा डायग्राम जो होता है इसका वो होता है कुछ इस तरीके से। उसमें क्या होता है, उसमें जो है केस 2 के अंदर बढ़ते का अलग बनेगा, बढ़ते का अलग बनेगा, घटते का अलग बनेगा और स्थिर का अलग बनेगा। तीनों डायग्राम जो है अलग अलग बनेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर बढ़ते प्रतिफल है तो बढ़ते प्रतिफल का जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा। बढ़ते प्रतिफल का सबसे पहले हम बढ़ते प्रतिफल की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये है y एक्सिस, ठीक है, ये है y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस
और ये है आपका 0। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं बढ़ते प्रतिफल की, तो आपको बढ़ते प्रतिफल के अंदर डायग्राम किस तरीके से बनाना है, यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या कहते हैं, साधनों का प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, साधनों का एक मिनट रुको, साधनों में वृद्धि का प्रतिशत, ये लिख दीजिए, साधनों में वृद्धि का प्रतिशत, और यहाँ पे लिखिए क्या कहते हैं, आउटपुट या निर्गत भी लिख सकते हो, निर्गत में वृद्धि का प्रतिशत, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है बेटा आपको, लिखने के नंबर, ये क्या चीज़ लिया आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे, उसके मार्क्स हैं। जैसे ऊपर मैंने क्या लिया था, ऊपर मैंने लिया साधन और एमपी, जबकि अब की बार मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इनपुट का चेंज, इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट का चेंज, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आउटपुट का चेंज। ये आउटपुट का चेंज है। तो अब डायग्राम कैसे बनाना है, जैसे कि मेरे को बढ़ते का बनाना है, तो पहले आप लिख लें, पहले ये बना देंगे इस तरीके से कि जी इतने इनपुट पे इतना आउटपुट जो है जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो बढ़ते का मैंने क्या बोला आपको, बढ़ते का मैंने आपको ये बोला कि आउटपुट में ज़्यादा चेंज आ रहा है, इनपुट में कम आ रहा है, तो आउटपुट में ज़्यादा दिखा दीजिए और इनपुट में कम दिखा दीजिए, देखो इनपुट में मैंने क्या करा, इनपुट में मैंने जो है कम दिखाया, और आउटपुट में मैंने क्या करा, आउटपुट में बहुत ज़्यादा दिखा दिया। लाइक यहाँ पे आप लिख दीजिए 10%, यहाँ पे आप लिख दीजिए 15%। भाई बढ़ते प्रतिफल का मैंने क्या बोला, मतलब कि आपका निर्गत ज़्यादा बढ़ेगा, इनपुट कम बढ़ेगा। और ये जो लाइन आई है, इस लाइन को आप चाहो तो ऐसे मिला सकते हो। दूसरा जो है वो है घटते प्रतिफल। घटते का आपको कैसे बनाना है, घटते का आपको बनाना है इसका उल्टा। जैसे कि पहले इतना ले लीजिए, ठीक है, ए और बी, इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है। घटते का उल्टा बनाना है, नीचे गैप ज़्यादा करना है, ऊपर कम। मतलब आउटपुट में ज़्यादा चेंज नहीं आया, इनपुट आपने बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, तो इसका इस तरीके से बनाना है। जैसे कि यहाँ का जो चेंज है वो बना दो 10%, और यहाँ का जो चेंज है वो बना दो 15% का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इनपुट तो ज़्यादा रेट से बढ़ाए, लेकिन आउटपुट जो है वो उससे कम रेट से बढ़ा। तीसरा है स्थिर वाले का कैसे बनाओगे, स्थिर वाले का इजी है भाई, जितना इनपुट में करना है उतना ही आउटपुट में करना है, बराबर बराबर। जैसे कि ये ए है, ये बी है, तो जितना यहाँ से करोगे उतना ही यहाँ से भी आपको चेंज करके दिखाना है। मतलब कि अगर 10% से आपका आउटपुट बढ़ाए तो 10% ही आपने जो है अपना इनपुट बढ़ाया था, तो इसमें इक्वल का चेंज जो है दिखा देना है। ये भी बेटा लाइन जो है जुड़ती हुई बनेगी, ठीक है। मैं अभी तो फ्री हैंड से बना रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। तो ये इस तरीके के डायग्राम भी बन सकते हैं आपकी बुक में, ऐसा भी बना हुआ हो सकता है, ये भी ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। एक्स वाई, ठीक है, ये वाले भी बने हुए हो सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है इसका डायग्राम, वो भी आप बना सकते हो। केस 3 एक और इसके डायग्राम होते हैं बेटा, वो वाला कैसे होता है, वो वाला देखिए, उसमें इस तरीके से बनता है। जैसे मान लो मुझे स्थिर का बनाना है, तो स्थिर का डायग्राम किस तरीके से बनेगा, स्थिर का डायग्राम बनेगा इस तरीके से। जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये 0 है। उसमें क्या होता है, उसमें जो है मान लीजिए, उसमें बेटा आपको इस तरीके से कर्व बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। इस कर्व को क्या कहते हैं, इस कर्व को कहते हैं सम उत्पाद कर्व, ठीक है, आइसोकॉन्ट कहते हैं इसको। जैसे एक हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था ना, IC, और ये क्या होता है, ये होता है IQ,
क्या कहते हैं इसको, आई क्यू कहते हैं इसको। जैसे मान लो ये 100 का उत्पादन दर्शा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैं स्थिर का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आपको आइसोकॉन्ट बनाने हैं, यहाँ पे आपको जो आइसोकॉन्ट बनाने हैं वो सब इक्वल के डिस्टेंस पे बनाने हैं। जैसे कि ये आई क्यू, ये हो गया 200 का। तीसरा जो बनाना है वो आपको कहाँ बनाना है, वो आपको बनाना है यहाँ पे, इक्वल के बनाने हैं तीनों, ये हो गया 300 का। चौथा जो बनाना है ये बनाना है ऐसे आई क्यू, ये हो गया 400 का। तो ये क्या है, ये स्थिर का है। ये वाले भी बने हुए हो सकते हैं ऐसे ही। इसी तरीके से अगर आप बढ़ते की अगर हम बात करोगे, बढ़ते का अगर आपको इस तरीके का बनाना है, तो बढ़ते का कैसे बनाना है आपको, बढ़ते में बेटा आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए पहले आपने ये बनाया है एक आई क्यू, ठीक है, ये बनाया आपने एक आई क्यू, ये बना दिया 100 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है मान लीजिए मैंने ये दूसरा बना दिया, ठीक है, गैप मैंने जितना लिया, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 200 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ मान लीजिए 250 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दिया 250। और क्या करना है, अब अगला जो बनाओगे और थोड़ा सा गैप कम कर दीजिए। यहाँ पे कितना लिखोगे, पहले आपने गैप कितने का लिया 150 का, अब मान लीजिए यहाँ 450 लिख दीजिए, फिर और थोड़ा सा गैप कम कर दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से बनाना है, मान लीजिए 700 का। तो और घटते में क्या करना है, घटते में गैप को बढ़ाते जाना है और ये कम करते जाना है। अगर घटते का बनाना है आपको तो इस तरीके से भी बना सकते हो। तीनों फिगर बिल्कुल ठीक है, तीनों फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। केस 3 वाला बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो वाला बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें एक ही चीज़ को प्रदर्शित कर रही हैं, कोई अलग चीज़ जो है यहाँ पे नहीं है। ये इसको क्या कहते हैं, आई क्यू का मतलब क्या है, इसको कहते हैं सम उत्पाद वक्र, ये कहते हैं इसको सम उत्पाद वक्र, आई क्यू कहते हैं आइसोकॉन्ट, ठीक है, आइसोकॉन्ट कर्व। तो ये भी बना सकते हो। तो आप अपनी बुक के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा बना हुआ है, उसी के हिसाब से आप जो है बना सकते हो। घटते में क्या करना है, घटते में गैप ज़्यादा लेना है आपको, दूर दूर बनाने हैं। जैसे चलो मैं बना देता हूँ घटते हुए का भी। घटते हुए का अगर आपको बनाना है तो इसमें इस तरीके से बनेगा। जैसे मान लीजिए ये आपने बनाया पहला आई क्यू 100, ठीक है, तो दूसरा मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 200 नहीं लिखना, यहाँ पे आपको 180 लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर और ज़्यादा गैप ले लीजिए, फिर और ज़्यादा गैप ले लीजिए, फिर कितना लेना है, फिर अभी आपने 80 का गैप लिया, अब यहाँ पे उससे भी 60 का गैप ले लीजिए, यहाँ पे 240 लिख दीजिए, फिर और ज़्यादा गैप ले लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गैप को बढ़ाते जाना है, मतलब कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट का यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये गैप क्या हो रहा है, ये गैप जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके से बनाना है आपको घटते हुए का। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं कौन सा बना हुआ है, जोन सा भी बना हुआ है उसके हिसाब से बना सकते हो। मैंने आपको जो है तीनों के तीनों बता दिए हैं कि भाई तीनों के तीनों गलत नहीं है, तीनों के तीनों सही है। जोन सा भी आपको आसान लगे वो आप बना सकते हो। जो मोस्टली जो बनता है आपकी बुक में शायद ये वाला बना हुआ होगा, ये वाला बढ़ते का, घटते का और ये स्थिर का, ये वाला बना हुआ होगा आपकी बुक में, और या तो ये वाला बना हुआ होगा। तो तीनों ठीक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बेटा एक ज़रा ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने आपको परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का वो बताया था, जैसे हमने परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का वो बताया था कि भाई इसके अंदर 3 तरीके की अवस्थाएं होती हैं। एक होती है वर्धमान प्रतिफल, एक ह्रासमान प्रतिफल, और एक होता है आपका ऋणात्मक प्रतिफल। तो मैंने ह्रासमान प्रतिफल के कारण आपको बताए थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई पहले तो उत्पादन बढ़ रहा है, फिर जो है घट रहा है और फिर ऋणात्मक हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी इसका रीज़न है बेटा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले तो उत्पादन बढ़ा, फिर स्थिर हो गया और फिर जो है गिर रहा है। तो इसके रीज़न क्या हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझेंगे। उस चीज़ को हम कहते हैं यहाँ पे बचते व अवबचते।
बचते व अवबचते, या आप इसको जो है बेटा ये भी कह सकते हो, बचतों को हम कहते हैं मितव्ययताएं। क्या कहते हैं बचतों को? बचतों को हम कहते हैं बचतों को हम कहते हैं मितव्ययताएं। अब मितव्ययताएं कैसे लिखते हैं? मितव्ययताएं, मितव्ययताएं देख लेना कैसे लिखते हैं। मितव्ययताएं व अमितव्ययताएं, अमितव्ययताएं, ठीक है, ये कहते हैं, या आएगा ताएं, या आएगा ये वाला, ये भी इसको कहते हैं। या ये भी इसको कह सकते हो बेटा, क्या कहते हैं? किफ़ायती, किफ़ायते और अकिफ़ायते भी इसको कह सकते हो। किफ़ायते तो छोड़ो, किफ़ायते वर्ड यूज़ नहीं होता, बचते वर्ड यूज़ होता है, या मितव्ययताएं वर्ड यूज़ होता है, या सीधा और साधारण शब्दों में कहने का मतलब है, मितव्ययता का मतलब होता है बेटा फ़ायदा, लाभ, लाभ लिख लो या फ़ायदा लिख लीजिए, ठीक है। और अमितव्ययताओं का मतलब होता है नुकसान, हानियाँ। तो ये सब क्यों हो रहा है ऐसा कि पहले उत्पादन बढ़ा, फिर स्थिर हो गया, फिर घट रहा है? उसके रीज़न क्या हैं? उसके रीज़न है बेटा ये बचते और अवबचते, मितव्ययताएं और अमितव्ययताएं किसको कहते हैं? बचतों का नाम ही मितव्ययताएं हैं और अवबचतों का नाम ही अमितव्ययताएं हैं। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपलसरी है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, बचतों का मतलब क्या है? पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो बचते हैं या ये जो मितव्ययताएं हैं, मितव्ययताएं हैं या ये जो लाभ हैं, ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है? जब बेटा उत्पादन बढ़ाने से, उत्पादन बढ़ाने से ये कह सकते हो जो भी लाभ होता है, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने से जो लाभ होता है, जो लाभ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बचते या मितव्ययताएं, फ़ायदा। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अवबचते, इसको हम क्या कहते हैं? अवबचते या अमितव्ययताएं, अमितव्ययताएं। ये क्या दिक्कत है? ये हानियाँ। मतलब अब उत्पादन बढ़ाने से बेटा ज़रूरी नहीं है आपको फ़ायदा ही होगा। उत्पादन बढ़ाने से, उत्पादन बढ़ाने से अगर आप एक लिमिट क्रॉस कर दोगे और बढ़ाते ही रहोगे, बढ़ाते ही रहोगे, बढ़ाते ही रहोगे, तो आपको जो है लाभ की जगह उल्टा फ़ायदा होने लगेगा और लाभ की जगह उल्टा हानि होने लगेगी। तो उत्पादन बढ़ाने से जो हानि होती है, उत्पादन बढ़ाने से जो हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है अवबचते, अवबचते या अमितव्ययताएं जो है कहते हैं। और इसी की, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से क्या होता है? इन्हीं की वजह से पैमाने के प्रतिफल का नियम जो है बेटा लागू होता है। पहले शुरू में जो है, पहले तो शुरू में बढ़ता है, पहले तो फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन जब बेटा हम सब सारे साधन को बढ़ाते ही रहेंगे, बढ़ाते ही रहेंगे, स्थिर परिवर्ती, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा उत्पादन स्थिर हो जाता है। और फिर एक टाइम और ऐसा आता है कि जब अगर हम और बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो फिर हमें जो है फ़ायदे की जगह उल्टा हमें जो है नुकसान झेलने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो बचते क्या होती है? उत्पादन बढ़ाने से हमें जो फ़ायदा हो रहा होता है वो बचते होती हैं बेटा, ठीक है। और ये जो बचते हैं ये आपकी दो तरीके की होती है। पहली जो होती है उसको हम कहते हैं आंतरिक बचते, और दूसरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बाह्य बचते। अब ये दोनों क्या होती हैं इसको समझिए। आंतरिक बचते किसको कहते हैं? मतलब दोनों हैं फ़ायदे ही, दोनों हैं फ़ायदे ही, लेकिन बचते हैं ना इनका नाम, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में लिखा हुआ है आंतरिक और एक में लिखा हुआ है बाह्य, ठीक है। आंतरिक बचतों का क्या मतलब होता है? आंतरिक बचतों का मतलब है इसमें जो है फर्म के एफर्ट्स लगे हुए हैं, मतलब कि फर्म ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से फर्म को ये फ़ायदा हो रहा है। एफर्ट्स को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न, प्रयत्न। और बाह्य बचतों का क्या मतलब है? बाह्य बचतों का मतलब है फर्म ने
कुछ एफर्ट्स नहीं किए, कुछ प्रयत्न नहीं किए, मतलब बिना कुछ करे उत्पादन का पैमाना बढ़ाया और बिना कुछ करे उत्पादन का पैमाना नहीं, कुछ भी करके कुछ अदर बेनिफिट हो रहे हैं बेफालतू के, तो उस चीज़ को मतलब बेमर्जी का लाभ हो रहा है। इसमें फर्म का कोई रोल नहीं है इस चीज़ के अंदर। आंतरिक बचतों ने, फर्म ने एफर्ट्स लगाए हैं, उत्पादन का पैमाना बढ़ा, उत्पादन का पैमाना बढ़ने से जो फ़ायदे होते हैं वो आंतरिक लाभ होते हैं, आंतरिक बचतें होती हैं, और जो फ़ायदे उत्पादन का पैमाना बढ़ाने की वजह से नहीं, किसी अदर चीज़ की वजह से होते हैं, वो बाह्य बचतें कहलाती हैं। आप ये लिख लीजिए, चाहे ये जो है उत्पादन बढ़ाने से मिलते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, उत्पादन बढ़ाने से जो लाभ होते हैं वो आंतरिक बचतें कहलाती हैं, और उत्पादन को छोड़कर जो लाभ प्राप्त होते हैं, मतलब उत्पादन बढ़ाने को छोड़कर किसी अदर चीज़ से आपको जो फ़ायदे हो रहे हैं वो बाह्य बचतें होती हैं। अब क्वेश्चन ये, ऐसे कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, आंतरिक के अंदर हम किन किन फ़ायदों को शामिल करते हैं, और बाह्य के अंदर जो है किस किस को हम जो है शामिल करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो उत्तम प्रबंध, मैनेजमेंट आप जो है अच्छे तरीके से कर रहे हो, या बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय। अब आप क्योंकि लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, बड़े पैमाने पे वो कर रहे हो, तो बड़े पैमाने पे क्रय विक्रय करने से आपको फ़ायदे मिलते हैं, या आपने अपनी टेक्नोलॉजी जो है अच्छी कर ली है, तकनीक उन्नति आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो, या और यहाँ पे आप लिख सकते हो श्रम विभाजन आप यहाँ पे लिख सकते हो, या आप यहाँ पे विशिष्टीकरण जो है लिख सकते हो। और जबकि यहाँ पे बात करें अगर हम, यहाँ पे आपको कौन कौन से फ़ायदे मिल रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो परिवहन व संचार सुविधा, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो कच्चे माल का आसानी से मिलना, इतने लिख सकते हो, काफ़ी है। अब बात करते हैं हानियों की, बट उससे पहले जो है, अगर बेटा वो आपसे पूछता है कि बचतें क्या होती हैं, तो आप लिख देगा कि उत्पादन का पैमाना बढ़ाने से जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं वो जो है उसे बचतें या मितव्यताएं कहते हैं। ये दो तरीके की होती हैं, आंतरिक बचतें, बाह्य बचतें। आंतरिक बचतों का मतलब होता है जो उत्पादन का पैमाना बढ़ाने से जो फर्म को लाभ मिलते हैं वो आंतरिक बचतें कहलाती हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि फर्म जो है पहले से अच्छा मैनेजमेंट कर रही है सब कुछ, अब फर्म ने बड़े पैमाने पे क्रय विक्रय करना शुरू कर दिया, उससे उसको फ़ायदा मिल रहा है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव कर ली है। या ये श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है, श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि जो श्रमिक जिस काम के अंदर स्पेशलाइज्ड है, मतलब कि जिस श्रमिक को जौन सा काम आता है उसको उसी के अकॉर्डिंगली काम दे देना, तो अब वो काम को जो है अच्छे से अच्छे तरीके से करने लगता है, जिससे फर्म को जो है लाभ मिलता है उस चीज़ का। या तो ये फ़ायदे जो हैं ये आंतरिक हैं। बाह्य में क्या लिखोगे, अब क्योंकि बड़े पैमाने पे हम काम कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको जो है कंसेशन मिल जाता है, कच्चे माल जो है आसानी से उपलब्ध होना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फर्म ने कोई एफर्ट्स नहीं किए, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना उत्पादन के पैमाने को छोड़कर अदर बेनिफिट इसमें आपके हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं अवबचतों की, अवबचतें या अमितव्यताएं क्या है, उत्पादन का पैमाना अगर एक सीमा से आगे बढ़ा दोगे, देखो यहाँ तक अगर हम टेबल में देखें इस चीज़ को, तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है बढ़ाए जा रहे हैं। देखो यहाँ तक देखिए आप, ठीक है, यहाँ तक देखिए आप, पहले यहाँ तक देखिए, यहाँ 8 लेबर और 4 श्रमिक मिलके 1400 का उत्पादन कर रहे थे, 1400 का, ठीक है, और एमपी कितना था 500। फिर मैंने 10 श्रमिक 5 लेबर कर दी, अब भी इंक्रीमेंट कितनी हुई 500 की। फिर मैंने 12 श्रमिक ये कर दिए, फिर इंक्रीमेंट कितने की हुई 500 की। 500 की इंक्रीमेंट जो है ये करे जा रहे हैं। उसके बाद
इसके बाद अगर मैंने और लेबर को जब हायर किया तो इंक्रीमेंट बढ़ने की जगह या स्थिर की जगह क्या हो गई, घटने लग गई। 400, 300, 200, 100। तो क्यों हो रहा है ऐसा? वो भाई पहले आपके पास 2 श्रमिक थे, अब आपके पास 20 श्रमिक हैं। पहले आपके पास 1 मशीन थी, अब आपके पास 10 मशीनें हैं। तो भाई सब कुछ मैनेज करना टफ हो जाएगा ना। भाई आप खुद सोचो, आपके पास अभी 5 सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए। मैं आपको अगर 25 सब्जेक्ट दे दूं पढ़ने के लिए, क्या कह रहे हो, 5 नहीं पढ़े जाते हमसे तो 25 कहाँ से पढ़ेंगे? तो 5 पढ़ने में ही हालत ख़राब होती है, 5 ही मैनेज नहीं हो पाते, पाँचों को नहीं टाइम मिल पाता देने के लिए। अगर मैं आपको 25 सब्जेक्ट दे दूं तो मैनेज नहीं हो पाता, प्रबंध में दिक्कत आती है, मैनेजमेंट नहीं हो पाता कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो अब जब हर जगह ये चीज़ एप्लीकेबल है, आपकी मान लो पहले 1 ब्रांच थी, आपके पास अब 10 ब्रांच है, तो भाई किसको संभालोगे, किस किस पे नज़र रखोगे, क्या क्या ध्यान रखोगे? तो कई तरीके की कठिनाइयाँ हमको फेस करनी पड़ती है, जिसको जो है अवबचते कहते हैं। अवबचते इसको कहते हैं, या इसको जो है अमितव्यताएं, अमितव्यताएं इसको जो है हम कहते हैं। इसका मतलब है कि उत्पादन का पैमाना एक सीमा से आगे बढ़ाने पे जो आपको नुकसान हो रहे हैं, जो आपको हानियाँ हो रही हैं, उसको अवबचते या अमितव्यताएं कहते हैं। क्वेश्चन है कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। लाइक सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं प्रबंध में कठिनाई, मैनेज नहीं हो पाता, सारी की सारी दिक्कतें। होता क्या है, जब एक सीमा से आप आगे बढ़ जाओगे तो इससे क्या होता है, उत्पादन क्षमता में ह्रास होता है। मतलब कि पहले के कंपैरिजन में अब आप जो है अच्छा काम जो है वो नहीं कर पा रहे हो। प्लस तीसरा जो है ये लिख सकते हो विद्युत और लिख दो यहाँ पे, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी जो है। अब भाई एक मशीन के लिए जितनी लाइट चाहिए और 10 मशीनों के लिए जितनी लाइट चाहिए, दोनों में अंतर है। तो विद्युत शक्ति का उपलब्ध ना होना, पता चला जितनी लाइट चाहिए 10 मशीनों को चलाने के लिए उतनी आपके पास है ही नहीं। कच्चा माल उपलब्ध ना होना, कच्चा माल उपलब्ध ना होना, पैसों की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, वित्त की कठिनाई ये लिख सकते हो। भाई बड़े पैमाने पे काम कर रहे हो तो पैसा भी तो बड़ा ही चाहिए, पैसे ना होना, कच्चा माल ना मिलना, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत होना, सब कुछ मैनेज ना होना, और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होना, यातायात की कठिनाई लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो भाई ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है एक फर्म फेस करती है जब उसका उत्पादन का पैमाना एक सीमा से आगे बढ़ जाता है। इसी चीज़ को हम मितव्यताएं और अमितव्यताएं, या आप इसको जो है बचते और अवबचतों के नाम से जान सकते हो। और इन्हीं की वजह से, बचते और अवबचतों की वजह से क्या होता है, बचते और अवबचतों की वजह से प्रतिफल के जो नियम हैं वो बेटा लागू होते हैं। कैसे लागू होते हैं? प्रतिफल का जो नियम है, यहाँ पे प्रतिफल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पैमाने के प्रतिफल का नियम। इसके 3 स्टेज मैंने आपको बताई। सबसे पहली स्टेज मैंने आपको क्या बताई, बढ़ते प्रतिफल, कि भाई पहले तो उत्पादन जो है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है बेटा जब आपकी बचते जो हैं वो ग्रेटर देन होती है अवबचतों से, तब ऐसा जो है होता है। मतलब कि आपको फ़ायदे ज़्यादा हो रहे होते हैं, और नुकसान आपको कम हो रहा होता है, इसलिए आपका जो उत्पादन है वो बढ़ रहा होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि जब आपकी मितव्यताएं जो हैं वो ग्रेटर देन होती है अमितव्यताओं से, तो क्या होता है, तो बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं। स्थिर प्रतिफल कब लागू होता है? जब आपकी जो बचते हैं जब वो बराबर होती हैं अवबचतों के, तो स्थिर प्रतिफल जो है लागू होता है। मतलब जितने फ़ायदे हो रहे हैं
उतने ही नुकसान हो रहे हैं तो स्थिर प्रतिफल लागू होगा। या ये भी कह सकते हो मितव्यताएं जो हैं जब अमितव्यताओं के बराबर हो जाती है तो स्थिर प्रतिफल लागू होता है। और घटते वाले कब लागू होते हैं? घटते वाले तब लागू होते हैं जब आपकी जो बचते हैं वो कम रह जाती हैं और अब बचते जो हैं वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब फ़ायदे आपको कम हो रहे होते हैं और नुकसान आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो उत्पादन है वो बढ़ने की जगह उल्टा क्या होने लगता है? बढ़ने की जगह उल्टा आपका उत्पादन जो है वो घटने लग जाता है। तो बचते और अवस्तों की वजह से ही दीर्घकाल के अंदर बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल जो हैं वो लागू होते हैं। कब क्या? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि जब बढ़ते प्रतिफल होता है तो मितव्यताएं ज़्यादा होती हैं और मितव्यताओं से बराबर होती हैं, कम होती है, क्या होता है? तो ये आपको सब पता होना चाहिए। बढ़ते प्रतिफल में ये होता है, स्थिर में दोनों बराबर होते हैं और घटते में फ़ायदे कम हो रहे होते हैं और नुकसान आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से लागू होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बचते क्या होती हैं, बचते क्या होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राफ मैंने तीनों बता दिए हैं, कोई सा भी आपकी बुक में बना हुआ हो सकता है, कोई सा भी आप बना सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ये टेबल बनानी है। और अर्थ में क्या लिखना है? अर्थ में ये लिखना है कि जब दीर्घकाल के अंदर उत्पादन के सभी साधनों के साथ उत्पादन बढ़ाया जाता है तो उसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों बदल रहे हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो, जब स्थिर और परिवर्ती दोनों साधनों को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जाता है तो उसको भाई पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। बस इतनी बकवास इसके अंदर आपको जो है ध्यान रखनी है। यह आपका पूरा चैप्टर है उत्पादन के प्रतिफल का नियम, जिसमें आपने सबसे पहले ये पढ़ा था टीपी, एपी, एमपी क्या होता है, टीपी और एमपी में क्या संबंध है, एमपी और एपी में क्या संबंध है, कर्व उसका कैसे बनेगा, या तो वो क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा आपने परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम क्या होता है, उसकी जो दूसरी अवस्था है ह्रासमान प्रतिफल, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इंडिविजुअली। और तीसरा आपने पढ़ा है पैमाने के प्रतिफल का नियम। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये वर्धमान पूछेगा या स्थिर पूछेगा या ह्रासमान पूछेगा, ये पूरा ही एक साथ ही आता है। या बेटा दोनों में अंतर भी आ सकता है कि परिवर्ती अनुपात में और पैमाने में दोनों में क्या अंतर होता है बताइए। तो बहुत सारे अंतर हैं दोनों में भाई, एक अल्पकाल में लागू होता है, एक दीर्घकाल में लागू होता है, और सबके ग्राफ अलग हैं, सबकी स्टेजेस अलग हैं। तो अगर अंतर आ गया, अब आप दोनों पढ़ चुके हो तो आप बहुत ईजिली लिख सकते हो कि परिवर्ती वाला आखिर कैसे डिफरेंट है पैमाने वाले से।